सुंदर एक अच्छा लड़का था। उसे आजकल शादी की चिंता खाए जा रही थी। अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। अच्छी नौकरी मिलने के बाद शादी करने की सोच रहा था। अच्छी नौकरी मिल गई, इसी दौरान शादी में थोड़ा आलस हो गया। यही बात उसे परेशान कर रही थी। इस परेशानी से वह दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। पूरे दिन में आधा दिन वह अपने काम के बारे में सोचता और बाकी का दिन शादी के बारे में सोचता। एक दिन मैरिज ब्यूरो को फोन करके उसके मैनेजर गुरुनाथ से कहता है, हेलो जी। हेलो, कौन? मैं सुंदर बोल रहा हूँ। क्या कोई रिश्ते की बात आई है या जानने के लिए फोन किया था? अरे सुंदर जी, कोई रिश्ता आया तो हम खुद ही आपको फोन करेंगे। वैसे आपने कल ही तो फोन किया था। यह कहकर मैनेजर गुस्से से फोन रख देता है। इस दौरान सुंदर का कलीग कुंदन सुंदर से कहता है, क्यों सुंदर, सुबह सुबह मैरिज ब्यूरो को फोन लगा रहे हो क्या? अपने दांत दिखाते हुए पूछता है सुंदर बहुत ही उदास मन से। जी। फिर सुंदर दूसरे जान पहचान के शास्त्री जी को फोन करता है। शास्त्री जी फोन उठाते हैं और कहते हैं, हेलो, हाँ सुंदर बोलो। शास्त्री जी को रिश्ता आया क्या, यह जानने के लिए फोन किया था। मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा या नहीं ये तो पता नहीं, तुम मुझे क्या दोगे ये भी मुझे मालूम नहीं, पर तुम्हारे रिश्ते के लिए मैं मेरी स्कूटर में जितना तेल डाल चुका हूँ उतनी तेल के पैसों से मैं 2 शादियां आराम से करवा देता। मैं अभी तुम्हारे काम से ही बाहर जाकर आ रहा हूँ, काम नहीं हुआ। सुंदर की आंखों में पानी आ जाता है। दिन ब दिन ये चिंता उसे खाए जा रही थी। लवली बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। वह सुंदर के घर से 4 घर दूरी पर रहती थी। लवली को सुंदर बहुत पसंद था। उसने कभी भी इस बात का जिक्र सुंदर से नहीं किया। वजह वो लड़की थी। सुंदर लवली को कभी देखा करता था और मन ही मन सोचता था कि कितनी सुंदर लड़की है, पता नहीं कौन इससे शादी करेगा। मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि मैं इससे शादी करूं। एक दिन लवली अपनी सहेली कल्पना से कहती है, कल्पना, क्या बात है? सुंदर दिन ब दिन परेशान लग रहा है और दुबला भी होता जा रहा है। क्या उसे कोई परेशानी है? हाँ, मैंने भी परसों उसे देखा था, वो बहुत परेशान था। कल्पना, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ, बताओ। तुम चुपके से जानो कि उसकी परेशानी क्या है और मुझे बताना। ठीक है। 2 दिन बाद कल्पना लवली से मिलती है और सुंदर की परेशानी की वजह बताती है। लवली अपने मन में सोचती है कि अगर उसने और देरी कर दी तो सुंदर को वह खो देगी। यह सोचकर वह कल्पना से कहती है, कल्पना, मुझे तुम्हारे एक और मदद की जरूरत है। हाँ, बताओ, तुम मेरी दोस्त हो। सुंदर के पास जाकर उससे कहना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। कल्पना सुंदर से मिलकर ये बात उसे बताती है। सुंदर और लवली पार्क में मिलते हैं। लवली, मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ। नहीं, मैं खुशकिस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम मिले। वह दोनों और देरी ना करके घर वालों को राजी करके तुरंत शादी करने का निर्णय लेते हैं। पुरोहित जी लवली और सुंदर की शादी का मुहूर्त देख रहे थे। सुंदर बिना पलक झपके पुरोहित जी को देख रहा था। इन दोनों की कुंडली के मुताबिक अगले 15 दिनों में अच्छा मुहूर्त है। अगर इन 15 दिनों में शादी नहीं हुई तो अगले 3 महीनों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तुरंत सुंदर कहता है, तो पुरोहित जी वह 15 दिन का मुहूर्त ही पक्का कर दीजिए। यह सुनकर वहां बैठे सारे लोग एकदम से हंसने लगते हैं। लवली भी हंसने लगी। सुंदर शादी के दिन पेंसिल से दीवार पर लिखने लगा। शादी अब बस 2 ही दिन में थी कि अचानक सुंदर के सपनों पर पानी फिर गया। वजह कोरोना वायरस लॉकडाउन। पता नहीं ये कोरोना वायरस कब जाएगा। अब तो मेरी शादी होने से रही, मेरी जिंदगी बस यूं ही कट जाएगी, कहकर वह इस सोच में बीमार पड़ जाता है। सुंदर की यह हालत देख लवली सोचती है, अगर ऐसे ही रहा तो सुंदर मेरा तो क्या किसी और का भी नहीं हो पाएगा। यह सोचकर लवली को एक उपाय सूझता है और सुंदर के माता पिता को समझाने के लिए कहती है। सुंदर लवली की सोच को अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, आप हमारे रिश्तेदारों को समझाइए कि शादी इसी मुहूर्त पर हो जाए। सुंदर के माता पिता भी लवली के सुझाव से सहमत थे। लवली जैसी अच्छी लड़की मिली है हमारे बेटे के लिए। सुंदर के सारे रिश्तेदार भी इसी मुहूर्त पर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उस गांव का क्वारंटाइन सेंटर बुखार आए मरीजों से भर जाता है। कोरोना के होने के शक पर सारे लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। बुखार आकर क्वारंटाइन हुए लोगों में सारे लवली और सुंदर के रिश्तेदार थे। उनमें लवली और सुंदर भी थे। उन लोगों के चेहरे पर कोरोना का डर नहीं था। ऊपर से देखा जाए तो सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। सब एक दूसरे से अपने हाल चाल पूछ रहे थे। अरे
मौसी, कैसी हो? अरे वाह सुंदर, कितना अच्छा हार है, कब बनवाया? ऐसा लग रहा था कि वो क्वारंटाइन नहीं बल्कि कोई शादी का घर हो। सुंदर और लवली की शादी का दिन आ गया। क्वारंटाइन में नए कपड़े और गहनों से लोग बहुत खुश थे। बस एक ही टेंशन थी, पुरोहित जी अभी तक क्वारंटाइन नहीं आए। सब टेंशन से उनका इंतजार कर रहे थे। इतने में पुरोहित जी बहुत ही कमजोरी की स्थिति में खांसते हुए वहां आते हैं। सुंदर बोलता है, अरे पुरोहित जी, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे बेटा, मार्केट में प्याज का दाम बढ़ गया है। अभी तक इंतजार कर रहा था कि शायद कुछ दाम कम हो जाए, इसी वजह से देरी हो गई। पुरोहित जी, अगर आपको प्याज चाहिए तो मैं शादी के बाद 2 थैले आपके घर भेज देता। इसकी वजह से आपने मेरा टेंशन बढ़ा दिया। यह आपको शोभा नहीं देता। लवली का रिश्तेदार कहता है, अरे जो हुआ सो हुआ, अब आगे का कार्य शुरू करो। पुरोहित जी मंत्र पढ़ते रहते हैं। सुंदर लवली के गले में मंगलसूत्र डालता है। सारे रिश्तेदार खुशी खुशी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लवली और सुंदर अपने माता पिता के पैर छूते हैं। 2 दिन बाद क्वारंटाइन आए हुए सारे रिश्तेदारों को साधारण बुखार है कहकर उन्हें अपने अपने घर भेज दिया जाता है। लवली और सुंदर के सारे रिश्तेदारों को एकदम से बुखार आने की वजह लवली की सोच थी। लवली के सोच के मुताबिक प्याज को काट कर बगल में रखने से शरीर का तापमान बढ़ता है। झुंझुन नगर में एक ट्रक ड्राइवर रहता था। ट्रक ड्राइवर के घर के बगल में नरेश नाम के आदमी का घर था। वो अपनी बीवी के साथ रहता था। ट्रक ड्राइवर रोज सुबह गाना गाकर अपने ट्रक को साफ किया करता था। ओए बले बले, ओए बले बले, आज मौसम बेईमान है बड़ा। ओहो, जब से ये ट्रक वाला आया है इसने तो दिमाग खराब कर दिया है। चैन से सोने भी नहीं देता। अरे तुम खर्राटे लगाकर सोते ही रहना। इस ड्राइवर के बच्चे ने तो मेरी नींद खराब कर रखी है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो जी? जाओ और उसे चुप कराओ। नरेश बाहर जाता है। ओए ड्राइवर के बच्चे, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ओ नाजी ना, मैं ड्राइवर का बच्चा नहीं हूँ। पापा जी तो किसान थे हमारे, ड्राइवर तो मैं हूँ जी। सुबह सुबह हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हो? ओ कमाल है जी, सुबह सुबह भी बोल रहे हो और नींद खराब कर दी ये भी बोल रहे हो। और मैं तो कहता हूँ जी सुबह सुबह सैर पर निकला करो। मेरी बीवी की नींद खराब हो रही है तुम्हारे शोर से। अरे आपकी बीवी भी तो मेरी बीवी है। क्या? ओ जी, मेरा मतलब है आपकी बीवी है तो मेरी बीवी भी तो है मेरे घर में। नरेश चला जाता है। रात को ट्रक ड्राइवर हॉर्न बजाते हुए आता है। ओहो, इस ट्रक वाले ने तो जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। अजी सुनते हो, कहाँ चले गए? नरेश आता है। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। अब भला मैंने क्या कर दिया? सुबह शोर, रात को शोर, इस ड्राइवर का क्या करूं मैं? कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक रात मौके का फायदा उठाकर कांता ने उसके ट्रक का टायर पंक्चर कर दिया। सुबह जब ड्राइवर उठा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसकी भैंस की टांग, मेरे ट्रक के टायर की किसी ने हवा निकाल दी। अब मैं गड्डी कैसे चलाऊंगा? क्या हुआ ड्राइवर भैया, आज काम पर नहीं जा रहे? ओ कांता भाभी, क्या बताऊं, किसी ने मेरे टायर की हवा निकाल दी। हैं? क्या बात कर रहे हो? मेरा मतलब किसी ने मेरे टायर की हवा निकाल दी। ओ सुरेश भाई साहब, जरा इधर आ जाओ जी, मदद कर दो मेरी। मेरा नाम सुरेश नहीं नरेश है। ओ नरेश परेश चड्डी बनियान, जो भी तुम्हारा नाम है जी, धक्का लगाओ जी आकर के। जाओ जी, इसे अच्छा सबक सिखाना। नरेश जाता है और ड्राइवर के साथ उसके ट्रक में धक्का लगाता है। हाय रे मेरी फोटी किस्मत, ऐसी बीवी ऊपर वाला किसी को ना दे। पंचर खुद करती है और धक्का मुझे लगाना पड़ता है। दोनों जाकर एक पंक्चर लगाने वाले की दुकान पर रुकते हैं। ड्राइवर टायर का पंक्चर ठीक कर देता है। ट्रक ठीक होने के बाद ड्राइवर टायर में हवा भर देता है। जैसे ही ड्राइवर दूसरे टायर में हवा भरने जाता है, इधर नरेश उसके टायर की हवा निकाल देता है। नरेश ऐसा कई बार करता है। ओ तेरी, टायर की सारी हवा कहाँ जा रही है जी? ड्राइवर फिर से टायर में हवा भरता है और ट्रक लेकर घर आ जाता है। आज मैंने उस ड्राइवर को अच्छा मजा चखाया है, याद करेगा वो भी।
अगली सुबह जब नरेश और उसकी बीवी उठते हैं, घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा देख दोनों हैरान हो जाते हैं। हाय रे, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, चोर मेरे सारे पैसे गहने ले गया। दोनों रोते हुए बाहर आते हैं। ओ जी सुरेश भाई, क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो तुसी? हमारे घर में चोरी हो गई, हम बर्बाद हो गए। ओ जी आप लोग चिंता ना करो, कल रात जब चोर चोरी करके भाग रहा था तभी मैंने उसको पकड़ लिया था। ये रहे आपके पैसे और गहने। हमें माफ कर देना भाई साहब, हमने आपको बहुत परेशान किया है। अरे छड्डो जी, आपके सुख दुख में आपका पड़ोसी ही आपके काम आता है, इसीलिए हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्यों सुरेश भाई, सही बोला ना? मेरा नाम नरेश है। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। खड़गपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। वह काफी कमजोर था, इसलिए कई बार उसे कोई काम नहीं देता था। शायद आज कोई काम मिल जाए। मोहन बाजार जाता है। उसे बाजार में एक बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां दिखती हैं। मोहन उस बैलगाड़ी के पास जाता है। अरे भाई, कोई है क्या? उसकी आवाज सुनकर वहाँ एक आदमी आता है। क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक मजदूर हूँ साहब, कल से कुछ नहीं खाया मैंने। मैं आपका ये सारा अनाज आपके गोदाम में पहुँचा दूंगा, चाहे तो आप मुझे केवल एक वक्त के खाने के पैसे ही दे देना। मोहन दया भरी आवाज में कहता है। भार उठा पाएगा? जी मैं उठा लूंगा। ठीक है, सारी बोरियां ले आ। मोहन एक एक करके बोरियां अपने कंधे पर लाद कर ले जाता है और गोदाम में रख देता है। काफी भार उठाने के बाद मोहन और बोरियां लेकर जाता है, लेकिन भूखा रहने की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं। मोहन बोरी लेकर रास्ते में ही गिर जाता है और बोरी फट जाती है। बोरी के फटने से उसके अंदर का सारा अनाज बाहर गिर जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने? तेरा सत्यानाश हो, सारा अनाज गिरा दिया मेरा। वो आदमी मोहन को मारने लगता है और कहता है, तूने मेरा इतना सारा नुकसान कर दिया, दफा हो जा मेरी नजरों से। वो आदमी मोहन को धक्के मारकर भगा देता है। गिरने की वजह से मोहन के पैर की उंगली में और घुटनों में चोट लग जाती है, जिसके कारण उसमें से काफी खून भी बह रहा था। मोहन लंगड़ाता लंगड़ाता जाने लगता है। घर के रास्ते में जाते हुए उसे एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है। मोहन उसे अनदेखा करके वहाँ से आगे चल देता है। मोहन चलते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही हाथी का बच्चा दिखाई देता है। अरे ये तो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। मोहन हाथी के बच्चे के पास जाता है और कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने खुद कल से कुछ नहीं खाया है। हाथी का बच्चा अपनी सूंड से मोहन की चोट को सहलाता है और मोहन की चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये तुमने कैसे किया? तुम तो चमत्कारी हो, एक जादुई हाथी। तुमने सही कहा, मैं एक जादुई हाथी हूँ। अरे तुम तो इंसानों की तरह बोलते हो, ऐसा अजूबा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। हाथी का बच्चा जादू से बड़ा हो जाता है और अपनी सूंड से मोहन को उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। हाथी उसे उसके घर पर ले जाता है। भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है। हाथी जादू से एक बाल्टी में गन्ने का जूस और बहुत तरह के पकवान ले आता है। ये लो दोस्त, तुम भी खाओ पियो। और दोनों मिलकर खूब जूस पीते हैं और स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। इससे पहले मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। फिर हाथी मोहन के ऊपर अपनी सूंड से जादू करता है। जादू होते ही मोहन का शरीर बड़ा हो जाता है। वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और सुंदर हो जाता है। मैं तो पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। दोस्त, अब कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने घर का? आओ जरा इसकी मरम्मत करते हैं। हाथी अपनी सूंड से जादू करता है और मोहन के टूटे फूटे कच्चे घर को एक बड़े से बंगले में बदल देता है और उसके आंगन में बहुत सारे केले के पेड़ और तरह तरह के पेड़ पौधे लगा देता है। ये लो, तैयार हो गया। अब लग रहा है ना घर। अरे ये क्या, तुम्हारे कपड़े तो अभी भी फटे पुराने हैं, ये कुछ जच नहीं रहे। हाथी जादू करता है और मोहन के कपड़ों को बदलकर उसे नए सूट बूट पहना देता है। तुम्हारे मुझ पर इतने सारे एहसान, तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं मेरे दोस्त? अरे ये क्या बात हुई? दोस्त भी कहते हो और एहसान की बात भी करते हो। ईश्वर अगर किसी को दुख देते हैं तो बदले में उसे सुख भी देते हैं। अब तुम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। तुम बहुत अच्छे हो दोस्त। अच्छा दोस्त,
अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं आ जाऊंगा। हाथी और मोहन एक दूसरे को देखते हैं और फिर हाथी जादू से गायब हो जाता है। तुम सिर्फ जादुई हाथी नहीं, फरिश्ता हो मेरे लिए।